मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाख्तियार सुल्तान अब्दुल हमीद के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। इस ड्रामे का आगाज करने से पहले आपको सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाते चलें। सुल्तान अब्दुल हमीद 1842 में पैदा हुए। आपने 1876 से लेकर 1909 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की, जो कि तकरीबन 33 बरस बनते हैं। आप सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद सल्तनत के दूसरे ताकतवर तरीन सुल्तान थे। आपने अपने दौरे हुकूमत में जदीद अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज कायम की। आपने रेलवे के बड़े मंसूबे रचाए। आपने हुजाज ट्रेन लाइन को इस्तांबुल से फलस्तीन और मदीना से जोड़ा ताकि मुसलमान एक शहर से दूसरे शहर में आसानी सफर कर सके। 1909 में आपको घर में कैद कर लिया गया, जिसकी वजह से आपका दौरे हुकूमत खत्म हुआ और कैदी में अपना 1918 में वफात पा गई। नाज़रीन, इस सीरीज का आगाज करने से पहले आपको एक और बात बताते चलें। इस सीरीज का ताल्लुक थोड़ा जदीद जमाने से है और इस सीरीज में आपको दुनिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक और बात आपको बताते चलें कि सुल्तान अब्दुल हमीद के टोटल 5 सीजन हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 1 की एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो चलिए एपिसोड का आगाज करते हैं। नाज़रीन, एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे इस्तांबुल की गलियों में लोग तुर्क झंडे लहरा रहे होते हैं और सुल्तान अब्दुल हमीद के हक में नारे बुलंद करे होते हैं। इसके साथ ही फौजियों के इस्तार में सुल्तान अब्दुल हमीद घोड़ा गाड़ी पर सवार आगे बढ़ते हैं। घोड़ा गाड़ी के इर्द गिर्द गन उठाए मुहाफिज भी मौजूद होते हैं, जबकि आगे बढ़ते हुए सुल्तान हाथ के इशारे से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सुल्तान बड़े ही बावकार अंदाज में अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लोगों के जुबान पर सल्तनत उस्मानिया, तुर्क हुकूमत और सुल्तान अब्दुल हमीद जिंदाबाद के नारे जारी और सारी होते हैं। सुल्तान की घोड़ा गाड़ी के पीछे पाशा सफ बसफ चल रहे होते हैं। सुल्तान के इस्तकबाल के लिए जैसे पूरा शहर ही उमड़ आया हो। आगे बढ़ते हुए एक शख्स एक सिक्का फौजी कमांडर की जानिब उछाल देता है। सिक्का देखते ही कमांडर बुलंद आवाज से कहता है, हमला करो, फायरिंग। यही कहते और सुनते ही फौजी पोजीशन संभाल कर एक जानिब फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये सब कुछ था सुल्तान अब्दुल हमीद का प्रोटोकॉल। अब यहाँ से एक दमदार एपिसोड का आगाज होगा। यल्देज महल में सुल्तान अब्दुल हमीद एक खूबसूरत और पुरकशिश लिबास पहन लेते हैं और फिर सुल्तान का एक मखसूस बैज अपने लिबास पर लगा देते हैं। तैयार होने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि महल में ही एक मुकाम पर तमाम पाशा खड़े होते हैं और एक पाशा दूसरे पाशा से कहता है, 20 साल गुजर चुके हैं, पाशा तख्त पर उनका पहला दिन तुम्हें याद है? तो महमूद पाशा कहता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो महज एक शहजादे थे, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि वो सुल्तान बन जाएंगे, मगर तारीख ने इक़्तिदार उनके कदमों में ला कर रख दिया, फिर वो ताकतवर तरीन होते चले गए। चौबन दूसरा पाशा कहता है, जंगे लड़ते लड़ते वो ताकतवर हो गए, उन्होंने 20 साल में मुल्क को बहुत तरक्की दी, काश के वो 20 साल और रहे। इस पर महमूद पाशा तंजन कहता है, वो 20 साल रहे तब ना, कल का किसको पता। जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी पूरी शान शौकत के साथ महल के बालाई मंजिल की जानिब बढ़ रहे होते हैं और काफी देर चलते चलते सुल्तान अपने दीवान तक जा पहुंचते हैं। सुल्तान को देखकर तमाम फौजी नारे बुलंद करते हैं, जबकि महल की खवातीन भी वहां आकर सुल्तान को देखने लग जाती हैं। इसके साथ ही सुल्तान अपने तख्त पर बैठ जाते हैं और एक शख्स बुलंद आवाज से कहता है, बा अदब बा मुलाहिजा। तकरीब शुरू की जाती है और पाशा आगे बढ़कर बारी बारी झंडे को चूमते हैं। ये देखकर एक शख्स कहता है, क्या ये आज भी झंडे को बोसा दिलवाते हैं? तो दूसरा शख्स कहता है, ये अच्छा है जनाब। गुजरे वक्तों में सल्तनत उस्मानिया के बादशाह गैर मुल्की सफीरों से अपने कदमों पर बोसा करवाते थे। इसी लम्हे महमूद पाशा अपने बेटे से कहता है, इस निशानी शाही को आखिरी बार बोसा दिया है मैंने। तो उनका बेटा पूछता है, वो कैसे? महमूद पाशा के जवाब देने से पहले ही सुल्तान खड़े हो जाते हैं और तमाम लोगों के हाथ उठाने पर काजी साहब दुआ मांगते हुए कहते हैं, लोगों के मुहाफिज जिन्होंने सिर्फ एक अल्लाह को जाना, ए मक्का और मदीना मुनव्वरा के खादिम, ए जमीन पर अल्लाह के खलीफा सुल्तान इब्ने सुल्तान, ए जोरावर अब्दुल हमीद सानी, अल्लाह तुम्हारी खिलाफत को मजीद ताकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे मुल्क को हमेशा कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस पर सुल्तान और तमाम पाशा एक जुबान होकर आमीन कहते हैं। दूसरी जानिब वियना शहर में एक शख्स एक दरवाजे पर दस्तक देता है और दरवाजे पर आने वाली खातून से कहता है, मैं मिस्टर हेजल से मिलने आया हूँ। तो खातून कहती है, फरमाइए, मैं उसकी बीवी हूँ, आपको क्या काम है? जवाबन वो शख्स पूछता है, क्या वो खुद घर पर नहीं है? इस पर वो खातून कहती है, नहीं, खुदा जाने वो कहाँ है। यह सुनते ही वो शख्स वहां से चला जाता है। उधर एक खुफिया कमरे में एक यहूदी बैठा दुआ मांग रहा होता है और कहता है, सुन इस्राइल, हाकिम मुतलक हमारा खुदा है, यह दुनिया मुनफरिद है, हमारे खुदा का कलाम हमें सीधी राह दिखाता है और हम कामयाब होंगे, हम अपने खुदा के साथ। दुआ के बाद वो शख्स उठकर आगे बढ़ता है और वहाँ पे कैद किए हुए अपने बाप के पास आता है। फिर कहता है, बाबा, मैंने पहला कदम उठा लिया है अपने ख्वाब की ताबीर के लिए। यकीनन ना सिर्फ मेरे बल्कि तमाम यहूदी बहन भाइयों के ख्वाब भी पूरे होंगे। आज के बाद उनकी अपनी सरजमीन होगी, वो सब यरूशलेम की जरखेज जमीन तक पहुंचेंगे, दरियाए नील के वाफर पानी तक और दरियाए फुरात का फजल भी पाएंगे। मसीह दिखाई देगा और सुलेमान की हैकल फिर तामीर होगी। बाबा, मैंने ऐसी तरकीब तैयार की है कि सुल्तान जो रेलवे मक्का लेकर जाएगा वही यहूदियों को उनके आबाई वतन ले जाएगी। मेरे खादिम चंद दिनों में रेलवे पर काबिज होंगे और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ हो। काश कि आपको अपने बेटे पर यकीन होता जो आपसे बेहद प्यार करता है। यह सुनकर वो बुजुर्ग अपने बेटे के चेहरे पर थूक देता है और कहता है, मैं तुम्हारी माँ से कितनी बार झगड़ा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे जैसा बेएतकाद बेटा मेरा कभी हो ही नहीं सकता। इस पर उनका बेटा यानी कि थियोडोर कहता है, बेएतकाद तो आप हैं, आपने ही हमारी रिवायात और खुदा को धोखा दिया है। जवाबन थियोडोर का बाप कहता है, मैं उस खुदा को नहीं मानता था जो यहूदियों को इजाजत दे लोगों का खून बहाने की। मैं ईमान रखता हूँ उस खुदा पर जो गफूर और रहीम है।
जो कहता है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो। मेरा खुदा कहता है कि खून मत करना। अपने बाप की बातें सुनकर थियोडोर जाने लगता है तो वो कहते हैं, मत भागो थियोडोर, मत भागो। इसराइली रियासत खुदा का वादा नहीं है। मगर थियोडोर उनकी बातों को अनसुनी करता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब यल्दीज महल में सुल्तान अपने कमरे में दाखिल होते हैं और आगे बढ़कर कामकाज में लग जाते हैं। इसी लम्हे एक पाशा कमरे में दाखिल होता है और कहता है, रेलवे के बारे में बरतानवी कंपनी ने पैगाम भेजा है। उन्होंने आपके हुक्म की रोशनी में ये दस्तावेजात तैयार की है। इस पर आपके दस्तखत दरकार है और फिर इसे बरतानवी कंपनी को भेजना होगा। यह कहते साथ ही पाशा दस्तावेजात सुल्तान को देता है और सुल्तान दस्तावेजात देखते हुए कहते हैं, तहसीन पाशा जरा सोचें, एक मुस्लिम जो ट्रेन में बैठेगा वो इस्तांबुल जाएगा और फिर अपनी रेलगाड़ी में मक्का से मदीना का सफर तय करेगा। इस तरह वो आसानी हज अदा कर सकेगा। जो सफर घोड़े पर 6 माह में होता था अब वो सिर्फ 1 हफ्ते में होगा। यह मेरा ख्वाब है कि मुसलमानों की सरजमीन उनके लिए जन्नत हो जाए। इस पर तहसीन पाशा अमीन कहते हैं। इसके साथ ही सुल्तान दस्तावेजात पर दस्तखत कर देते हैं और तहसीन पाशा दस्तावेजात लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप सुबह के वक्त देखेंगे महल की खवातीन खाने के मेज के पास खड़ी होती है। इसी लम्हे सुल्तान वहां आते हैं और वहां पे मौजूद सुल्तान की बेटी उन्हें दुआएं देती है। इसके साथ ही तमाम लोग खाने के मेज पर बैठ जाते हैं और सुल्तान पूछते हैं, मेरा बेटा अब्दुल कादिर यहाँ मौजूद नहीं है? तो वहां पे पहुंचने वाला सुल्तान का बेटा यानी कि अब्दुल कादिर कहता है, बाबा आपने देखा नहीं, एक और अखबार महल में आया है। या अल्लाह, इस अखबार में कुछ बुरा तो नहीं आ गया? यह कहते साथ ही अब्दुल कादिर बैठ जाता है और सुल्ताना कहती है, मेरे शहजादे आपको मालूम है कि इस अखबार की हिमायत कौन करता है? जवाबन अब्दुल कादिर कहता है, अम्मी मुझे मालूम नहीं करना। ज्यादातर लोग तो वो हैं जो सुल्तान से इत्तफाक नहीं करते। यह सुनकर सुल्ताना को बहुत दुख होता है और सुल्तान कहते हैं, ऐ मेरे बागियाना सोच के हामिल बेटे, ये उनकी मेरी जात पर हमले की बात नहीं है, यह बात हमारी सल्तनत पर खिलाफत के हमले की है। जरा अखबार मुझे दीजिए। इस पर अब्दुल कादिर अखबार सुल्तान को दे देता है। अखबार लेकर सुल्तान उस पर छपी एक तस्वीर की जानिब देकर कहते हैं, शहजादे ये खबर सुनिए, मशवरत अखबार की ही खबर है। खिलाफत का कोई इख्तियार नहीं रहा। हिंदुस्तानी मुसलमान बरतानवी राज के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं और साथ में ये तस्वीर है। यह कहते साथ ही सुल्तान अखबार अब्दुल कादिर को दे देते हैं और मजीद कहते हैं, एक अनपढ़ मुसलमान भी यह समझता है कि वो जूतों के साथ मस्जिद में नहीं जा सकता। मैं उन लोगों को झूठी तस्वीर के जरिए मासूम ज़हनों से नहीं खेले दूंगा। इसके साथ ही सब खाना खाने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी पहली चाल जो आपको सुल्तान के खिलाफ दिखाई गई। दूसरी जानिब महमूद पाशा और उनका बेटा भी मशरूत अखबार पढ़ रहे होते हैं। महमूद पाशा कहता है, आपने ये खबर पढ़ी बरतानियों की हिंदुस्तान में जामे मस्जिद बनवा रहे हैं? तो सबाहुद्दीन कहता है, वो लोग हर एक को मजहब की आजादी देते हैं और अब्दुल हमीद को बरतानवी लोग नापसंद हैं। इस पर महमूद पाशा कहता है, हाँ वो वाकई पसंद नहीं करता। उसका ख्याल है कि मुसलमानों के लिए मस्जिद सिर्फ खलीफा ही बनवा सकता है। यह सुनकर सबाहुद्दीन कहता है, एकदम बेकार ख्याल ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमारी सरजमीन है और तमाम के तमाम इंसान हमारी ही कौम है। मगर हम अब भी एक खानदान को मानते हैं और वो खानदान है सुल्तान का। इसलिए मैं वहाँ पे आने वाली खातून कहती है, इस खानदान में क्या खराबी है? सबाहुद्दीन खातून को देखकर वो दोनों बौखलाहट में खड़े हो जाते हैं और महमूद पाशा हिचकिचाते हुए कहता है, सबाहुद्दीन का वो मतलब नहीं था। मेरे सुल्ताना खानदान उस्मानिया हमेशा अला ही रहा है। आपके आबाओ अजदाद ने तो तुर्कों पर 6 सदियों तक हुकूमत की है। बिलखसूस आपके भाई अब्दुल हमीद खान, वो ऐसे बासलाहियत है कि दुनिया में नायाब तरीन शख्सियत है। इसके कहने का यह मतलब नहीं था। फिर सबाहुद्दीन कहता है, मम्मी जान गुस्सा मत कीजिएगा, मगर क्या मैं अपने खानदान के बारे में कभी बकवास करता हूँ? जवाबन सुल्ताना गुस्से से कहती है, मम्मी क्या होता है और ये लफ्ज कहाँ से आया है? मुझे अम्मी या वालदा कहा कीजिए, ये लफ्ज बिल्कुल अच्छा नहीं। इस पर सबाहुद्दीन कहता है, अम्मी जान क्या हमें मगरबी नहीं होना चाहिए? यह कहते साथ ही सबाहुद्दीन फूलों वाला गुलदस्ता उठाता है तो महमूद पाशा एकदम से एक फूल उठाकर आगे बढ़ता है और सुल्ताना को फूल पेश करते ही उनके पास बैठ जाता है। यह देखकर सुल्ताना कहती है, आह महमूद, अब जल्दी से मतलब की बात करें, आप मेरे भाई से क्या चाहते हैं? तो महमूद पाशा कहता है, ये अहमकाना बात है जुनाहा, आपके भाई से भला मैं क्या चाहूंगा? मैं तो बस उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। इस पर जुनाहा पूछती है, किस किस्म की खिदमत? जवाबन महमूद पाशा कहता है, मैंने रेलवे के मंसूबे के बारे में दिन रात सोचा है जुनाहा, मैंने अंत तक मेहनत की है। अगर आपके भाई ये मंसूबा मुझे सौंप दें तो हमारे मुल्क को बहुत फायदा होगा। यह सुनकर जुनाहा पूछती है, लेकिन आपका इसमें क्या फायदा हो सकता है महमूद पाशा? तो महमूद पाशा कहता है, नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें मेरे लिए दुआ करें, बस इतनी सी बात है। महमूद पाशा की ये बात सुनकर जुनाहा सुल्तान से बात करने पर मान जाती है। दूसरी जानिब अपने बाबा को अल्लाह हाफिज कहने के बाद उमर दुकान से निकलता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसकी अम्मी ज़ैनब के साथ वहाँ पहुँचती है और कहती है, उमर ये दस्ताने ले लो, ये इस प्यारी लड़की ने बुने हैं। यह सुनकर अहमद दस्ताने ले लेता है और कहता है, ज़ैनब बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए ज़हमत उठाई। जवाबन ज़ैनब कहती है, यह भी कोई कहने की बात है, तुमने हमेशा मेरी और मेरे भाई की हिफाजत की है। जाते जाते उमर की अम्मी उसे नसीहत करती है, बेटा किसी से झगड़ा मत करना। इस पर वहाँ मौजूद उमर के बाबा कहते हैं, इसे बेकार में नसीहत मत करो आसिया बेगम, ये वही करेगा जो चाहता है। यह सुनकर आसिया बेगम कहती है, आखिर ये बेटा किसका है? दूसरी जानिब यल्दीज महल में सुल्तान मुतालिया कर रहे होते हैं। इसी लम्हे तहसीन पाशा वहाँ आते हैं और कहते हैं, सुल्तान दस्तावेजात बरतानवी कंपनी तक पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा जुनाहा सुल्ताना आपसे मिलना चाहती है। इजाजत मिलने पर जुनाहा सुल्तान वहाँ आती है। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, जुनाहा खुशामदीद, कैसी हैं आप और महमूद पाशा कैसे हैं? जवाबन जुनाहा कहती है, हम दोनों आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं सुल्तान। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, महमूद पाशा की ख्वाहिश है कि आप उन्हें खिदमत का मौका दें। मेरा ख्याल है कि ये रेलवे का मामला है, वो हाल ही में इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह अमेरिका और यूरोप में इसको अंजाम दिया जाता है। अगर ऐसा मुमकिन हो तो आप उन्हें खिदमत का मौका दें। यह सुनकर सुल्तान पूछते हैं, क्या वो यहाँ हैं?
जवाबन जुनाहा हाँ मिसर लाती है। ये देखकर सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं, तहसीन पाशा महमूद पाशा को बुलाइए। यह सुनकर तहसीन पाशा वहाँ से चले जाते हैं और इसके साथ ही जुनाहा भी चली जाती है। इसी लम्हे महमूद पाशा वहाँ आता है और वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, यकीनन आपके पास रेलवे के बारे में कोई मंसूबा होगा। तो महमूद पाशा कहता है, बिल्कुल सुल्तान, मैंने बहुत मेहनत की है। इसके साथ ही महमूद पाशा सुल्तान को अपने मंसूबे के बारे में आगाह करता है। सुल्तान का एतमाद हासिल करने की कोशिश में महमूद पाशा के हाथ भी तेजी से चलना शुरू हो जाते हैं और महमूद पाशा के हाथ पर लगी स्याही देखकर सुल्तान एकदम से कहते हैं, महमूद पाशा मशरूत अखबार की स्याही आपकी उंगली पर लगी है। यह सुनकर महमूद पाशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सुल्तान स्याही साफ करने के लिए महमूद पाशा को कपड़ा देते हैं और मजीद कहते हैं, बेफिक्र है, मेरी नजर आपके घर पर नहीं। फिर भी मशरूत अखबार ने इख्तलाफात को काफी बढ़ा चढ़ा दिया है। इतना बढ़ा दिया है कि छापा खाने में खतूत की तादाद में इजाफा हो गया है और वही स्याही आपके हाथ पर भी है। जवाबन महमूद पाशा हड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, मैं तो सारे अखबार पढ़ता हूँ और मैं मशरूत अखबार भी पढ़ता हूँ। ये बड़ा ही शर्मनाक, जालसाज और बेईमान अखबार है। फिर सुल्तान कहते हैं, रेलवे का मसला बहुत संगीन है पाशा। अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा बना ले तो हम यूरोपीय ममालिक के हाथ तोड़ सकते हैं। वो हाथ जो हमारी सरजमीन तक पहुंचने के लिए कोशा है, इस मंसूबे के जरिए हम वो हाथ तोड़ सकते हैं। काम के सिलसिले में खानदान के किसी शख्स से मुलाकात एतमाद दिलाती है। बरतानवी लोगों को दी गई तजवीज के बारे में गौर कीजिएगा और जायजा लीजिए कि वो मुनासिब है या नहीं। यह सुनकर महमूद पाशा खुश होते हुए कहता है, सुल्तान, हौसला अफजाई का शुक्रिया। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि ये मंसूबा मुझे मिल गया है? जवाबन सुल्तान हाँ में सारे लाते हैं। ये देखकर महमूद पाशा हंपते कांपते हुए कहता है, शुक्रिया सुल्तान, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सुल्तान, बहुत शुक्रिया। यह कहते हुए वो जाने लगता है तो सुल्तान कहते हैं, अखबार पढ़ने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसकी स्याही हाथ पर ना लगे। इसके साथ ही महमूद पाशा वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब सबउद्दीन अखबार अब्दुल कादिर को दिखाते हुए कहता है, इस अखबार का आना सख्ती से मना है, ना कि महल बल्कि पूरे इस्तांबुल में। यह सुनकर अब्दुल कादिर अखबार ले लेता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह खजाना जिन्नात ने छुपा रखा था। तो सबउद्दीन कहता है, जिन्नात भी आजादी के खिलाफ नहीं जा सकते। यही कहते साथ ही सबउद्दीन उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है, फिलहाल तुम इसे पढ़ो, इसके बाद मैं तुम्हें नए रिसाले लाकर दूंगा। इस पर अब्दुल कादिर कहता है, जरा ध्यान से, अगर मेरे वालिद ने देख लिया तो वो जिन्नात को भी हमारी जासूसी पर लगा देंगे। इसके साथ ही सबउद्दीन वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब महमूद पाशा एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ पे दो लोग खड़े होते हैं और महमूद पाशा कहता है, सुल्तान मुअज्जम ने रेलवे का मंसूबा मुझे सौंप दिया है। जवाब ने एक शख्स पूछता है, ये कैसे हुआ? हमें इसकी तवक्को नहीं थी, हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इस पर महमूद पाशा कहता है, आप लोग काम करो, ये तो वैसे भी हमारी सरजमीन का मसला है, इसके लिए सरबराह मायने नहीं रखता, मैं हूँ या कोई और खातून पाशा। यह सुनकर वहाँ पे खड़ा दूसरा शख्स भड़क जाता है और कहता है, तो मुझे खातून पाशा नहीं कह सकते, मुझे सुल्तान ने पाशा बनाया है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो जाकर सुल्तान से बात करो। तो महमूद पाशा जाते जाते कहता है, माजरत चाहता हूँ, मुझे टेलीग्राम पर काम करना था, मैं वापसी पर यहाँ रुकूंगा ताकि काम का जायजा ले सकूं। यह कहते साथ ही महमूद पाशा वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब सुल्तान अपने वजीरों और मशरूर के साथ खड़े एक नक्शे की जानिब देख रहे होते हैं और कहते हैं, दो चीजें हैं जो रेलवे के पाशाओं की हिफाजत करेंगी, एक ईमान की रोशनी और दूसरा तुर्क का सितारा। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन पर लोगों की आमदोरफ्त जारी होती है और लोगों में से एक खातून आगे बढ़ रही होती है। काफी देर आगे बढ़ने के बाद एक शख्स उस खातून को पासपोर्ट देते हुए कहता है, दारुल खिलाफा में आपको खुशामदीद। पासपोर्ट लेने के बाद वो लड़की आगे बढ़ते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर आती है और उमर के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर सवार हो जाती है। लड़की के बैठते ही उमर घोड़े से कहता है, चल मेरे शेर इस बार शर्मिंदा ना करवाना। तो लड़की कहती है, क्या तुम घोड़े को शेर कहते हो? जवाबन उमर कहता है, मैं जब तक इसकी तारीफ ना करूं ये चलता ही नहीं। इसके साथ ही वो मंजिल की जानिब रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब वियना शहर में थियोडोर एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ पहले से ही कुछ लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। वहाँ मौजूद एक लड़की थियोडोर को हर्जल के नाम से पुकारती है और कहती है, जिस टेलीग्राम का आपको इंतजार था वो महमूद पाशा को मिल गया है। यह कहते साथ ही वो लड़की एक खत थियोडोर को दे देती है और खत लेते ही वो दोनों तेजी से एक कमरे में जाते हैं और खत पढ़ते हुए थियोडोर कहता है, सुल्तान मलिका की ट्रेन पर सवार हो गए, नक्शा भेज दीजिए। फिर थियोडोर खुलकर बात करते हुए कहता है, उसने कर दिखाया और मिशन की बागडोर संभाल ली। इस्तांबुल में हमारे लोगों को बोल दे कि असल नक्शे महमूद पाशा को भिजवा दे। जवाबन वो लड़की कहती है, ये काम पहले ही कर दिया गया है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही सुल्तान अब्दुल हमीद की पहली एपिसोड का इख्तिताम होता है। बहुत सी चीजें शायद आपको इस एपिसोड में समझ ना आई हूं, लेकिन 2 से 3 एपिसोड गुजरने के बाद आपको तमाम चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। इस एपिसोड के चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नेक्स्ट एपिसोड से पहले आपको याद रखने चाहिए। एक तो महमूद पाशा गद्दार है, यानी कि यहूदियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और दूसरी जानिब उसका बेटा सबउद्दीन सुल्तान के बेटे यानी कि अब्दुल कादिर को रगला रहा है।